आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा विवरण मैं रखूंगा और ये विवरण जो है वो कोशिश की जाएगी संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखा जाए और एक क्रमबद्धता के साथ उसे प्रस्तुत किया जाए ताकि जब आप वीडियो देखें ये तो सारी बात आपको क्लियर हो जाए, आप इसको स्किप न करें। क्योंकि जब चीज़ व्यवस्थित होती है तो इंसान को देखने में भी अच्छा लगता है और फिर लोग देखते हैं और सारी बातें स्पष्ट भी हो जाती हैं। क्योंकि मानी सी बात है, ज्ञान का कहाँ क्या प्रभाव होगा, किस तरह से लाभ मिलेगा, ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए जब आप वीडियो को देखेंगे तो ये मेरा प्रयास होना चाहिए कि आपको इस तरह से चीज़ें बताई जाएं ताकि एकदम पूरी क्लैरिटी रहे। तो आइए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। संक्षेप में ही पूरी सारी बातें जो हैं आपके सामने पेश करने की कोशिश जो है मेरी तरफ से की जाएगी। तो हम इसको देख लेते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम कई दृष्टियों से उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो पहले हम संविधान की दृष्टि से देख लेंगे, फिर हम गठन की दृष्टि से देख लेंगे, फिर हम संख्या की दृष्टि से देख लेंगे, फिर हम राष्ट्रपति की शक्ति की दृष्टि से देख लेंगे, फिर हम संसद की शक्ति की दृष्टि से देख लेंगे, फिर हम न्यायपालिका की अवस्था की दृष्टि से देख लेंगे। तो हमारे लिए चीज़ पूरी आसान हो जाएगी, संक्षेप में भी रहेगा और सारी बातें क्लियर भी हो जाएंगी। तो संविधान की दृष्टि से देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 8 की बात की जा रही है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो विवरण है वो संविधान के भाग 8 में है। तो ये 8 को अपने ध्यान में रखना चाहिए। साथ में अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 241 तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। अब अनुच्छेद 239 का सार आपके सामने रख दिया जा रहा है। वो ये है कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है, चलाया जाता है, उस सीमा तक चलाया जाता है जिस सीमा तक वो आवश्यक समझे। तो ये एक संविधान के अनुच्छेद 239 में लिखा हुआ है। फिर हम आते हैं, अब गठन की दृष्टि से देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। उसके एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो उनके अधीन जो है उनकी सहायता से वो शासन चलाता है और ये लोग अपनी मर्जी से शासन नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति पर निर्भर होते हैं, राष्ट्रपति के आदेश के हिसाब से ही काम करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमने देख लिया। तो अब हम आते हैं गठन की दृष्टि से। क्यों जानना है गठन? क्योंकि मानी सी बात ये देखना पड़ेगा ना किसका गठन कब हुआ था। तो हम देखें, अगर 1956 में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और फिर साथ में दिल्ली, इनका गठन जो है 1956 में किया गया था। 1961 की अगर बात करें तो दादर और नागर हवेली का गठन किया गया। 1962 में देखें तो दमन और दीव का और साथ में पुडुचेरी का गठन किया गया। 1966 में देखें तो चंडीगढ़ का गठन किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया। तो हमने गठन की दृष्टि से भी देख लिया। अब हम आते हैं संख्या की दृष्टि से कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखें आप, हम चलते हैं उत्तर से। एक तो जम्मू कश्मीर ही हो गया और साथ में लद्दाख हो गया, 2 तो वही हो गए। तीसरा आपका चंडीगढ़ आ जाता है, 3 हो गए। दिल्ली आ जाता है, 4 यही हो गए। फिर पुडुचेरी चले जाते हैं, उधर आप आ जाते हैं तो 5 हो गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं तो 6 हो जाते हैं। उधर लक्षद्वीप है, 7 हो जाते हैं। और फिर साथ में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, ये मिला के 8 हो जाते हैं। तो संख्या कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो ये हमने संख्या की दृष्टि से देख लिया। एक संविधान की दृष्टि से देखा, दूसरा गठन की दृष्टि से देखा और तीसरा संख्या की दृष्टि से देख लिया। अब राष्ट्रपति की शक्ति की दृष्टि से भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति को मानी सी बात है कि वहाँ का वो शासन चलाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत या एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता से चलाता है। तो उसको तो शक्ति मिली है ना। तो शक्ति क्या मिली हुई है? शक्ति ये है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसी तरीके से लक्षद्वीप है, दादर और नागर हवेली है और साथ में दमन और दीव है, इनके बारे में अगर संसद के द्वारा कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाता है, कोई विधि बनाई जाती है जो कि राष्ट्रपति की दृष्टि में सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको रद्द कर सकता है और साथ साथ में संशोधित भी कर सकता है। तो देखिए कितनी बड़ी शक्ति मिली हुई है। वो क्यों शक्ति मिली हुई है? क्योंकि अनुच्छेद 239 में ये बात बताई गई है ना कि वो उस सीमा तक शासन करता है जिस सीमा तक वो आवश्यक समझे। क्योंकि राष्ट्रपति को जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके बारे में गहरी जानकारी होती है संसद के बनिस्बत, क्योंकि वो लगातार शासन करता है ना, वहाँ संपर्क में बना रहता है एडमिनिस्ट्रेटर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के, इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेशों का विशेष ज्ञान होता है संसद की अपेक्षा। तो ऐसे में संसद कोई ऐसी विधि बना सकती है जो उस केंद्र शासित प्रदेश की कल्चर के हिसाब से, उसकी संस्कृति के हिसाब से, वहाँ के इतिहास के हिसाब से उचित ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को, क्योंकि वहाँ का वो प्रशासक होता है,
ज़्यादा जानकारी रखता है। तो इसलिए ये दी गई है शक्ति, वो चाहे तो संसद की किसी विधि को रद्द कर दे या उसको उसमें संशोधन कर दे। अब हम आते हैं आपके दिल्ली में, क्योंकि विधानसभा है 1992 में बनाई गई थी और साथ में पुडुचेरी में 1963 में विधानसभा बनाई गई थी। तो दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा भी है। तो क्योंकि विधानसभा जब होती है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि जब इन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा अगर विघटित हो, डिज़ाल्व हो गई है या सस्पेंडेड है, निलंबित है, तो वो कानून बना सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है। तो यह भी हमने देखा, राष्ट्रपति को विधानसभा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में है वहाँ भी राष्ट्रपति को अधिकार होता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति को ये भी अधिकार होता है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को किसी राज्य के राज्यपाल के अधीन कर दे, यानी किसी राज्य के राज्यपाल को जो है वो किसी केंद्र शासित प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटर वो बना दे। जैसे कि तमिलनाडु के राज्यपाल को पुडुचेरी का जो शासन है वो सौंपा जा सकता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है तमिलनाडु के राज्यपाल को, कि वहीं पर वो पुडुचेरी है। तो इसलिए राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकता है। तो ये हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लिया। बाकी तो हमने समझ ही लिया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, राष्ट्रपति के अधीन होकर के उसके एजेंट बन करके, अभिकर्ता बन करके कार्य करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम संसद की थोड़ा शक्ति भी जान लेते हैं। तो शक्ति जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है और कितने का शासन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा चलाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं, साथ में हम ये लेते हैं आपके पुडुचेरी को भी ले लेते हैं और हम इधर दिल्ली को ले लेते हैं। तो ये तीन का शासन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है। साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो इनका शासन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है। तो हमने देख लिया कि 5 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, साथ में दिल्ली भी है और साथ में पुडुचेरी भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनका शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है। बाकी के जो है उनका शासन एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कि आपके चंडीगढ़ आ जाता है, साथ में आपका लक्षद्वीप आ जाता है, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव आ जाते हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का शासन रहता है। तो ये भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। तो हमने ये बिंदुओं के आधार पर चर्चा देखी है। अब हम संसद की जो शक्ति भी देख लेते हैं। तो संसद को अधिकार प्राप्त होता है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ का पृथक न्यायालय जो है स्थापित कर दे। जैसे दिल्ली में हाई कोर्ट है, तो इस संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ का पृथक न्यायालय उसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है। इसी तरीके से दिल्ली में विधानसभा है और पुडुचेरी में विधानसभा है, तो उसके बावजूद भी संसद की जो विधायी शक्ति है, यानी विधान बनाने की जो शक्ति है, वो विधानसभा के गठित होने के बावजूद भी अक्षुण्ण रहती है। यानी वो संसद जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, चाहे विधानसभा हो। वो दिल्ली में तो विधानसभा है ना, तो उसके बावजूद भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसलिए संसद को काफ़ी अधिकार प्राप्त होता है। तो ये हमने देख लिया कि संसद की शक्ति को भी जान लिया और राष्ट्रपति की शक्ति को भी समझ लिया। राष्ट्रपति को तो संसद की किसी विधि को रद्द करने का भी अधिकार होता है, संशोधित करने का भी अधिकार होता है। तो ये हमने केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो व्यवस्था है उसको देख लिया। अब हम न्यायपालिका की दृष्टि से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन है। इसी तरीके से जो पुडुचेरी है उसको जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के अधीन रखा गया है। जो लक्षद्वीप है वो केरल हाई कोर्ट के अधीन है। इसी तरीके से दादर और नागर हवेली है, दमन और दीव है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन है। दिल्ली का तो अपना ही उच्च न्यायालय है और जो चंडीगढ़ है वो कि हरियाणा और पंजाब के अधीन उसको रखा गया है। और साथ में आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जरिए वहाँ का शासन अपना न्याय का कार्य संपन्न किया जाता है। तो हमने न्यायिक स्थिति को भी देख लिया, किस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों को किनके अधीन हाईकोर्ट के अधीन रखा गया है। तो इस तरह से एक आपके सामने मैंने बिंदुओं के तहत जो चर्चा रखी, इससे क्या होगा कि हमारे जहन में पूरी सूचना जो है वो चली जाएगी और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग उतना उसका अध्ययन नहीं करते हैं और बाकी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा स्किप हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, जबकि जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कहाँ से क्या आएगा कोई जानता नहीं है। तो मैंने अपने स्तर से ये प्रयास किया है कि आपके सामने ये बिंदुवार ढंग से इसको रखा जाए,
यानी संविधान की दृष्टि से देखा, गठन की दृष्टि से देख लिया, संख्या की दृष्टि से देखा, राष्ट्रपति की शक्ति की दृष्टि से देख लिया, संसद की शक्ति की दृष्टि से देख लिया हमने, और न्याय की दृष्टि से देख लिया। तो यहीं पर वे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।